रिलेशन चैप्टर का सबसे एंड वाला पार्ट देखा, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, हमारे टोटल कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन थे? 8। उसके ऊपर हमने कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशंस किए थे। उसमें से आपको पता चलेगा देयर आर सर्टन टाइपोलॉजी जो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों को आपको इंडिविजुअली अंडरस्टैंड अच्छे से करना ही पड़ेगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे शुरुआत में रिलेटेड टू दीज टाइप्स। ठीक है, जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन रहेगा, देयर इज अ रिलेशन आर फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स। जेड मतलब हमारा कौन सा वाला सेट रहता है जी? इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स सच दैट अब देखो आर को डिफाइन किया ऐसे किया है, आर कंसिस्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय is divisible by n, whereas n is any natural number, n is any natural number। ये आपको डिफाइन किया है। अब आपको यहाँ पर क्या बोला है जी? चेक व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन आर इज। ठीक है, अब हम चेकआउट करेंगे भाई कौन से टाइप का रिलेशन, हमने जितने टाइपोलॉजी देखे थे उसमें से ये कौन से टाइप का रिलेशन है। अब देखो हमारा एक्स कॉमा वाई, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स। इसका मतलब हमारा जो एक्स कॉमा वाई रहेगा, ये भी कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, ये भी कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, और उन दोनों का डिफरेंस हमें देखना। ठीक है, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल चेक आउट? तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा क्या? जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या रहता है जी हमारा? आइडेंटिटी रिलेशन मतलब एक्स एंड वाई इज नथिंग बट एक्स कॉमा एक्स, दोनों एलिमेंट सेम रहते हैं आइडेंटिटी में। तो जब आपका एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट एक्स कॉमा एक्स, तो देखो आपका एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इज नथिंग बट जीरो। एक्स माइनस वाई आपका आ जाएगा इक्वल टू जीरो, एंड जीरो इज डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर। तो ये सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है अगर एक्स एंड वाई अगर सेम रहे तो। बट अगर व्हाट इफ अगर ये सेम नहीं है, अगर ये सेम नहीं है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी हो सकता है, बट हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे जी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के ऊपर। ठीक है, अब देखो याद कैसे रखना है रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट्स को पकड़ के चलते हैं जी? ओनली वन एलिमेंट। तो कोई भी एक एलिमेंट पकड़ के चलो जो कोई भी किसी भी टाइप का एक इंटीजर रहेगा। तो लेट हमने एक इंटीजर पकड़ लिया एक्स, तो रिफ्लेक्सिव के हिसाब से वो किसके साथ रिलेट होगा जी? खुद के साथ ही हो जाएगा। तो x कॉमा एक्स अगर हमने लिया तो हमारा x माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो मिलता है, एंड जीरो इज डिविजिबल बाय n। हम जानते हैं दिस इज डिविजिबल बाय n। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। अब हम अगर सिमेट्रिक अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट्स लेंगे जी? टू। जैसे कि अगर मैंने एक एलिमेंट पकड़ा एक्स कॉमा वाई, तो मैं दूसरा एलिमेंट पकड़ूंगा जी वाई कॉमा एक्स। अब एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स, ये अगर दो ऑर्डर पेयर्स रहेंगे, ठीक है, तभी ये हमारा कौन से टाइप का रहेगा जी? रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा। तो देखो हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y माइनस एक्स, एंड x माइनस वाई किसी भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर ही आता है, और किसी भी इंटीजर को हम नेचुरल नंबर से डिवाइड
कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम चेकआउट करेंगे जी, लेट जस्ट से फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर आपको ये वेरिएबल के टर्म में अगर नहीं आ रहा है, आप कोई भी अदर देन वेरिएबल भी कोई भी आप लेकर चल सकते हो। जैसे कि एक एलिमेंट कोई भी एक इंटीजर पकड़ के चलो, लेट जैसे मैंने एक इंटीजर पकड़ा -3, दूसरा एक इंटीजर पकड़ा 10, और तीसरा एक इंटीजर पकड़ा लेट जैसे 7। ठीक है, और हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर अगर पकड़ना रहेगा तो हम डिवाइड कर डिफरेंस लेकर देखते हैं जी। लेट जैसे हमने n इक्वल टू पकड़ा जी 2। 11 लेकर चलो। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेकर चलेंगे जी, हमारा एक ही एलिमेंट, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लो। अगर मैंने 11 अगर लिया तो मेरा सेट बन जाएगा जी 11, 11, रिफ्लेक्सिविटी तभी होगा। तो इसके हिसाब से 11 - 11 कितना हो जाएगा, 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2, 0/2 हमारा आंसर क्या आता है जी, 0। ये एग्जिस्ट करता है, और ये कौन से टाइप का सेट है आगे, ये कौन से टाइप का नंबर है, ये एक खुद इंटीजर भी है। ठीक है, सिमेट्रिक। अब हम इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स पकड़ के चलेंगे। लेट जैसे हमने पकड़ा है जी -3, 11 एंड 11, -3। अब देखो -3, 11 का डिफरेंस कितना है, -3 -11 -14, 11 माइनस ऑफ -3 दिस बिकम्स +14। और इसको अगर हम 2 से अगर डिवाइड करते, भाई इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर आता है -7, यहाँ पर हमारा आंसर आता है +7। तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ नंबर, इंटीजर। तो ये आपका सिमेट्रिक भी रहेगा। और ट्रांजिटिव के लिए हम कितने ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, 3 एलिमेंट से बने हुए ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे कि हमारा अगर पहला रहता है -3, 7, और दूसरा अगर रहेगा 7, 11, तो हमारा -3, 11 भी होना जरूरी रहेगा। तो देखना ये एग्जिस्ट करता है क्या, -7 -3 ये आता है जी डिफरेंस -10, 7 - 11 ये आता है जी डिफरेंस -4, -3 - 11 ये आता है जी डिफरेंस -14। एंड इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय n, है कि नहीं, हाँ जी होते ही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा रिलेशन है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज आर, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये तीनों टाइप के रिलेशन है, तो ये हमारा एग्जैक्टली exactly कौन सा रिलेशन रहेगा, जो तीनों रहता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, ये रहता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ये चेकआउट करना है, मतलब क्या करना है, जब भी आप टाइप ऑफ रिलेशन सर्च कर रहे हो, आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए ही करो। ठीक है, क्योंकि कल हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखे थे, जैसे कि यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, ये तीनों रहता है, इसलिए उनको चेकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव टू स्टार्ट विथ रिफ्लेक्सिव, जो हमारा चौथा टाइपोलॉजी था रिफ्लेक्सिव, पांचवा देखा था सिमेट्रिक, और सातवां देखा था ट्रांजिटिव। ओके, चलो देखो, रिलेशन चैप्टर के ऊपर काफी अच्छा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ही सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर को थियोरेटिकली अंडरस्टैंड करो, उसके पीछे रीजन भी बताता हूँ। बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सा वाला, फंक्शन, ये इसी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रहता है। ठीक है, गुड। नाउ हमने सबसे पहले सेट चैप्टर देखा, उसके बाद हमने रिलेशंस चैप्टर देखा, उसके बाद हमें देखना है जी कौन सा वाला चैप्टर, फंक्शंस। ठीक है, सेट चैप्टर में हमने सम इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस देखे। ठीक है, ये ऑपरेशंस हमारे कितने थे, चार थे। एडिशन था, यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस था, कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है, बट यहाँ पर हमने प्रोडक्ट नहीं देखा था। ठीक है, प्रोडक्ट हमने कहाँ पर देखना शुरुआत किया जी, प्रोडक्ट हमने देखा जी रिलेशन के अंदर। तो दिस इज फॉर प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब प्रोडक्ट करने के लिए हमें कम से कम कितने लगेंगे जी, दो लगेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बोलते थे जी, A क्रॉस B।
बट ए क्रॉस बी से रिलेटेड हमें क्या पता चला जी भाई, एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब हमारा जो भी रिलेशन मिलेगा वो किस में मिलेगा जी, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में ही मिलेगा। ठीक है, अब ये अगर पार्ट आपको अंडरस्टैंड हो चुका रहेगा तब भी हम आगे फंक्शन की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज फंक्शन को अगर अंडरस्टैंड करना है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, ये मैं बार बार दोहराऊंगा, बट रिलेशन चैप्टर तक अगर कोई डाउट है तो अभी के अभी क्लियर करवा लो, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट चैप्टर, फंक्शन। रिलेशन में किसी को कोई डाउट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फंक्शन। ये हमारा थर्ड चैप्टर है, फंक्शन। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले ना इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ये फंक्शन का मतलब क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फंक्शन? ठीक है, अगर हम डेली लाइफ के हिसाब से अगर देखेंगे, फंक्शन का मतलब रहता है जी किसी भी चीज का पर्पस। पर्पस, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला, जो भी गाड़ी रहती है, व्हीकल रहता है, उसका फंक्शन क्या रहता है, इट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन, ये उसका फंक्शन है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मेरा जो पेन रहेगा, उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन पर्पस रहेगा राइटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वर्ड को डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक फंक्शन। ठीक है, बट मैथ के अंदर फंक्शन का मतलब कुछ अलग तरीके से होता है, लॉजिकल ही रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम पकड़ के चले, फंक्शन इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड। ये कौन से टाइप का वर्ड है जी? दिस इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब रहता है ऑपरेशन। ठीक है, इसका ही मीनिंग जैसे कि बोला, पर्पस, ऑपरेशन। फंक्शन का मतलब रहेगा ऑपरेशन, बट मैथ के अंदर ये ऑपरेशन मतलब क्या रहता है, इसका मीनिंग रहेगा जी, दिस इज अ मैप और मेथड। दिस इज अ मैप और मेथड, या फिर आप इसको बोल सकते हो इट इज काइंड ऑफ अ रूल। ठीक है, मैथ में अगर आप फंक्शन का मतलब अगर ढूंढ रहे हो तो उसके सिनोनिम आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो, फंक्शन मीन्स इट्स अ रूल और मेथड और अ मैप। ठीक है, अब मैप कैसे कि यूनिक होता है, रूल हमेशा यूनिक रहता है, तो दैट्स वाई फंक्शन जो रहेगा वो यूनिक रहता है, स्पेशल रहता है। ठीक है, तो फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग करना क्यों जरूरी है वो भी देख लेते हैं। फंक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलस। आपको कैलकुलस ये नाम सुना रहेगा, कैलकुलस मतलब आपका 11th 12th का मेजर पार्ट है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा कैलकुलस रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है जी, हमारे फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड फंक्शन वेरी वेल, आपको कैलकुलस समझ में नहीं आएगा। फंक्शन के फाउंडेशन के ऊपर ही आपको कैलकुलस का अंडरस्टैंडिंग होता है। सो प्लीज एसआरएफ भले ही इजी चैप्टर्स लगेंगे, इनके ऊपर प्रैक्टिस किया करो, ये आगे जाके आपके कैलकुलस के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसा बोल सकते हैं, अगर फंक्शन का मतलब रहेगा इट्स अ रूल और मैप और अ मेथड, तो इसके हिसाब से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन इज ए मेथड ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन
टू सेट्स। अब एक करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या रहेगा? रिलेशन, करस्पॉन्डेंस रिलेशन। ठीक है, आप रिलेट कर रहे हो, इट्स अ मेथड ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, एक पर्टिकुलर मेथड रहेगा। इट्स अ मेथड ऑफ रिलेशन करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। अब ये जो मेथड रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा जी? यूनिक रहेगा। अब ये यूनिक रहने की वजह से क्या हो जाता है? स्पेशल रिलेशन, स्पेशल बन जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली? फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। समझ में आ रहे हैं हम? ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, फंक्शन इज अ मेथड ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स टेक्निकली, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। तो अगर रिलेशन समझ में आया होगा तभी आप फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, फंक्शन का एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज फंक्शन? दिस इज टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू सेट्स, देन फंक्शन एफ, फंक्शन कैपिटल एफ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी is a rule or method or map which associates, which associates elements of set A, elements of set A to elements of set B, such that, अब देखो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। ठीक है, ए और बी हमने दो सेट अज्यूम कर लिए, तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच रिलेट्स और विच एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ ए टू एलिमेंट्स ऑफ बी, सच दैट, यहाँ पर दो क्रूशियल कंडीशन है। पहला वाला कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज associated to elements in B। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, देखो हर एक एलिमेंट रिलेट होगा, कोई भी नहीं छूटेगा, नहीं कोई भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एंड दूसरा वाला कंडीशन रहता है जी, यूनिक, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिंगल एलिमेंट ऑफ ए have or has as a single element of A is associated to unique element in B, unique element in B। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी जरूरी है, तब भी वो रिलेशन क्या हो जाएगा जी? फंक्शन हो जाएगा। ये दिस इज द मेन रीजन व्हाई फंक्शन इज कॉल्ड एज स्पेशल रिलेशन। दीज टू आर द मेन कंडीशंस जिसकी वजह से फंक्शन को हम क्या बोलते हैं जी? इट इज अ स्पेशल रिलेशन। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अब देखो ये ए और बी क्या है, हम ऑलरेडी जानते हैं। ए इज नथिंग बट डोमेन रिलेशन के अंदर, एंड बी इज नथिंग बट रेंज। ठीक है, तो डोमेन जो रहेगा उसका हर एक एलिमेंट कवर होगा, हर एक एलिमेंट एसोसिएट होगा। ठीक है, और सिंगल एलिमेंट के लिए आपका सिंगल एलिमेंट ही रहेगा आगे जाके। ठीक है, ये एक डेफिनेशन समझ में आ गया? ओके,
चलो थोड़ा आगे जाते हैं। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, इसमें से कंडीशंस प्लीज मत भूलो। ये दो कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कंडीशंस होने ही चाहिए सेटिस्फाई। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देखो ये कंडीशन तो हो गया। अब फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज रिप्रेजेंटेड एज एफ फ्रॉम ए टू बी। इस तरीके से लिखते हैं और इसको रीड कैसे करेंगे? एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। इस तरीके से हम इस पार्ट को रीड करेंगे। ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड तरीका। इसको दिखाने के और कई तरीके भी है, जैसे कि ए टू बी विथ एफ। ठीक है। दिस इज अल्टरनेट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है। बट बहुत सारे टेक्स्ट बुक में आपको स्टैंडर्ड मेथड हमेशा यही दिखेगा। ठीक है। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी जब भी बोला रहेगा हम इसी तरीके से इसको डिनोट करेंगे, इसी तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है। अब लिस्ट से हमारा सेट ए रहेगा, जिसके अंदर कोई तो एक एलिमेंट है ए, और हमारा कैपिटल सेट बी रहेगा, लिस्ट से इसके अंदर कोई तो एक एलिमेंट है बी। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सिंस दिस इज अ रिलेशन, रिलेशन में एक्चुअली क्या बनता है जी, हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। तो दैट्स व्हाई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी भी किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, जिस तरीके से हमारा रिलेशन वाला ऑर्डर्ड पेयर होता था वैसा ही होगा। बट ये कंडीशंस की वजह से हमारा एक और स्पेशल तरीका बनता है। ए के ऊपर जब एफ लगा तो बी मिला, इसका मतलब एफ ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल। ठीक है। हम उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए के अंदर स्मॉल एलिमेंट इज ए एंड बी के अंदर एलिमेंट इज स्मॉल बी। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी मतलब रहेगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देखो मतलब क्या रहता है, यहाँ पर ये जो स्मॉल पहला वाला जो टर्म रहेगा ए, इट इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ बी। इट इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ बी, उसके पहले। और यहाँ पर बी जो रहता है उसको बुलाया जाता है जी एफ इमेज ऑफ ए, या फिर इसको ऐसा भी बोला जाता है जी वैल्यू ऑफ ए, एफ इमेज ऑफ स्मॉल ए, या फिर वैल्यू ऑफ ए अंडर एफ। ठीक है। अब ये एफ ऑफ ए क्या रहता है? ये एफ ऑफ ए क्या रहता है? एफ ऑफ ए ये जो रहेगा, ये तो हम इक्वल टू बी बोल रहे हैं, बट एफ ऑफ ए ऑल्सो डिफाइंस द रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे हम बाद में, डोंट वरी। बट ये एक तरीका समझ में आ गया। नॉर्मली रिलेशन के अंदर ये हमारा क्या रहता था जी, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर रहता था, ओनली सिंगल ऑर्डर्ड पेयर। बट जब हम ये फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर में से जो पहला एलिमेंट रहता है, इट इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। और ये जो सेकंड एलिमेंट रहता है, इट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फॉर दैट फंक्शन। वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फॉर दैट फंक्शन। ओके। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे।
हमारा कौन सा फंक्शन फंक्शन रहेगा, सॉरी कौन सा रिलेशन फंक्शन रहेगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं रहेगा, इसके ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे अब। लेट जस्ट से ये हमारा पहला सेट है। हमें सेट ए दिया रहेगा, लेट जस्ट से 1 2 3 एंड 4। और हमारा सेट बी दिया रहेगा जी, A B C D E। ठीक है। अब इसके ऊपर हम कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, तो देख लो। दिस इज आवर पहला फंक्शन, लेट जस्ट से यहाँ पर है जी 1 2 3 एंड 4, A B C D एंड E। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 500 वाला फंक्शन दिखाया है जी, F1। ठीक है। यहाँ पर हमारा ये एक दूसरा फंक्शन रहेगा, सेम तरीके से 1 2 3 4, A B C D E। ये हमारा है जी दूसरा फंक्शन। अब पहले फंक्शन में हम रिलेट कर रहे हैं जी, 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू C, एंड यहाँ पर 4 इज रिलेटेड टू E। F2 में क्या रहेगा, 1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू B, 3 इज रिलेटेड टू C, 3 इज रिलेटेड टू D, एंड 4 इज रिलेटेड टू E। हम तीसरा एक फंक्शन लगाते हैं, सेम सेटअप 1 2 3 4। और यहाँ पर रहेगा जी हमारा A B C D E। ये हम फंक्शन पकड़ के चलते हैं F3। और यहाँ पर हमारा पहला रिलेट होता है जी A से, दूसरा रिलेट होता है C से, तीसरा भी रिलेट होता है C से, और चौथा रिलेट होता है E से। ठीक है। और हम एक चौथा एक सेटअप लेते हैं, 1 2 3 4, A B C D E, एंड दिस इज अवर फंक्शन F4। और यहाँ पर हम रिलेट करें जी, 1 हो रहा है A से, 2 हो रहा है B से, 3 हो रहा है D से, और 4 हो रहा है E से। ठीक है। ये सेटअप्स में अब सिर्फ ऑब्जर्व करो हमारा कौन सा फंक्शन फंक्शन है और कौन सा फंक्शन फंक्शन नहीं है। जैसे कि ये दो कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई होने जरूरी रहेंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन बी। तो देखो अगर हम F1 को देखेंगे, हमारा 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, हमारा 3 रिलेट हो रहा था? नहीं। तो सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, हमारा F1 जो रहेगा, F1 जो रहेगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन। दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज ये हमारा पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता। अब देखो दूसरे वाले फंक्शन के ऊपर आकर देखते हैं। पहला वाला एलिमेंट हो रहा है, दूसरा वाला एलिमेंट हो रहा है, तीसरा सी से होता है, डी से होता है, चौथा वाला ई से होता है। तो मतलब देखो सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो रहा है, तो मतलब हमारा यहाँ पर पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। बट अब दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं, सिंगल एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन बी। अब सिंगल एलिमेंट मतलब अब यहाँ पर देखो, 1 A से रिलेटेड है, 2 B से रिलेटेड है, बट हमारा 3 एलिमेंट देखो, 3 एलिमेंट एक बार C से रिलेटेड है और एक बार D से रिलेटेड है। सिंगल एलिमेंट ऑफ एन एल ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन बी। यहाँ पर यूनिक है क्या? नहीं, यहाँ पर हमें कितने वैल्यूज मिल रहे हैं नंबर 3 के लिए? 2। तो यहाँ पर दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमारा जो फंक्शन F2 रहेगा ये भी नहीं रहेगा फंक्शन, एक्चुअली ये सिर्फ एक रिलेशन रहेगा। ठीक है। अब F3 के ऊपर आकर देखते हैं। F3 देखो, 1 A से हो रहा है, 2 C से हो रहा है, 3 भी हमारा C के साथ ही हो रहा है, 4 हमारा E के साथ हो रहा है। तो देखो 2 और 3 के लिए सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है। बट 2 के लिए एक ही वैल्यू है और 3 के लिए भी एक ही वैल्यू है। यूनिक का मतलब क्या रहेगा जी? यूनिक का मतलब रहेगा जी आपको सिंगल एलिमेंट ही होना चाहिए। सिंगल एलिमेंट of A associated to single element of B।
इसी तरीके से होना चाहिए, तभी ये मैटर करेगा। तो यहाँ पर F3 में देखो हमारा पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, और सबके लिए, एक के लिए एक बना है, दो के लिए C है, थ्री के लिए भी C है, तो हमारा ये दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये जो हमारा फंक्शन F3 रहेगा, ये फंक्शन रहेगा। ठीक है। अब F4 के ऊपर आते हैं, बहुत सिंपल है ये तो। पहला A से रिलेटेड है, दूसरा B से, तीसरा D से, चौथा E से, एक के लिए एक बना है, और हमारे पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड, तो ये हो गया। और दूसरा वाला कंडीशन, सिंगल एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड टू सिंगल एलिमेंट इन बी, उसके लिए यूनिक बना है, तो हमारा दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हमारा F4 रहेगा जी फंक्शन। तो देखो ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर, हम ये सेटअप्स के ऊपर हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इन गिवन एग्जांपल F1 and F2 doesn't satisfy all the conditions। ठीक है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, F1 and F2 आर नॉट फंक्शंस, F1 and F2 आर नॉट फंक्शंस। ठीक है। बट F3 एंड F4 थे, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बट F3 एंड F4 आर फंक्शंस। ये आपके फंक्शंस रहेंगे, क्योंकि ये दो कंडीशंस के ही वजह से एक रिलेशन फंक्शन कहलाता है। ये समझ में आ गया? ओके। तो देखो ये दो कंडीशंस को अगर अंडरस्टैंड करना है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, फंक्शन का डेफिनेशन तो सीख लिया, बट हम एक स्टेटमेंट ही ऐसा बनाते हैं जो ये दोनों की दोनों चीजें कवर करेगा। ठीक है। तो फंक्शन का टेक्निकल डेफिनेशन जो पहले लिखवा के दिखाया था, बट अगर उसका अगर सिंपल फॉर्मेट में अगर याद रखना रहेगा, सो ये एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो, लिखवाता हूँ। फंक्शन f from a to b associates each element of a to unique element in b। ये सिंगल स्टेटमेंट में आप फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये समझ में आ गया? ओके। और देखो फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या रहता है, वो अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। हमारा जब हम रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बोलते हैं, तो ए को हम बुलाते थे जी डोमेन ऑफ रिलेशन, एंड बी को हम बुलाते थे जी रेंज ऑफ रिलेशन। बराबर है। बट फंक्शन में वैसा नहीं रहता, फंक्शन में थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा रहता है, थोड़ा सा पार्ट अलग रहता है। ठीक है, क्यों रहता है, समझ में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है। अब ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, रिलेशन में सिर्फ डोमेन एंड रेंज था, यहाँ पर आपका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज रहता है। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली नया पार्ट जो आया है, वो एग्जैक्टली है क्या, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट फंक्शन f from a to b, let there is a function f from a to b, then हमारा जो सेट a रहता है, इट इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ अ फंक्शन। हमारा जो सेट a रहेगा, इट इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ अ फंक्शन। जो सेट b रहता है, इट इज कॉल्ड एज
कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। और ये जो एफ ऑफ ए रहता है, इट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ अ फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, आपको एक और क्लैरिटी आ जाएगा। Let's just say there is a function f from set A to set B. ठीक है। There is a function f from set A to set B. अब हमारा सेट ए रहेगा जी, लेट्स जस्ट से -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है। और हमारा सेट बी है, लेट्स जस्ट से 0 1 2 3 4 5। चलो इतना ही। ठीक है। सच दैट आपको अब एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू। आपको इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया हुआ। अब हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हर एक एलिमेंट जो रहता है ए का वो कवर होगा। अब एक्स ए में बिलोंग करेगा तो एफ ऑफ एक्स किससे बना है जी, एक्स स्क्वायर से बना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्स की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे जी, एक एक नंबर लिखेंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी आपका -2 का स्क्वायर, मतलब ये क्या मिला वैल्यू आपको, 4। एफ ऑफ -1 क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर दैट इज 1। एफ ऑफ 0 बनेगा जी 0 का स्क्वायर दैट इज 0। एफ ऑफ 1 बनेगा जी 1 का स्क्वायर दैट इज 1। एफ ऑफ 2 बनेगा जी 2 का स्क्वायर दैट इज 4। देखो हर एक पार्ट कवर हो गया, -2 -1 0 1 एंड 2, हमने सारा का सारा सेट ए कवर कर दिया। बिकॉज फंक्शन f from a to b मतलब each element of a is associated to unique element in b। each element of a, पहला वाला पार्ट हो गया, सारे के सारे एलिमेंट हो गए, उसके हिसाब से हमें कुछ वैल्यूज